नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जहां पर आपको एनसीईआरटी कक्षा 6 टू 12 सोशल साइंस सब्जेक्ट से झारखंड टेट, सीटेट, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कराई जाती है। इस वीडियो में इस चैनल में आपको जो सारांश है, जो समरी है एनसीईआरटी बेस पे आपको कराई जाती है। तो आज का जो हमारा मुख्य बिंदु है वो एनसीईआरटी हिस्ट्री कक्षा 7 का ये 7 चैप्टर है और इसमें आज हमारा सेकेंड पार्ट है, सेकेंड वीडियो है जिसका नाम है जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो देखिए, हमने अपने फर्स्ट पार्ट में जाना कि जनजाति किसे कहते हैं। तो ये ऐसे कह सकते समूह या समुदाय होते हैं जो अपने नियम कानून, अपना जो समाज रहता है ये खुद ही बनाते हैं, किसी और को ये अनुसरण नहीं करते हैं। ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए नियम कर्मकांड को ये नहीं मानते हैं। और हमने फर्स्ट पार्ट में बहुत सारे जनजाति के नाम को जाना, उनके स्थानों को भी जाना, जैसे खुखर, गखर, लंगा, अर्दून, नागा, अहोम, भील जनजाति, चेर, इन सभी को हमने फर्स्ट पार्ट में जाना। तो आज का जो हमारा मुख्य बिंदु है वो है राजपूत गोत्र। तो इसमें आता है हून, चंदेल, चालुक्य और दूसरी वंश परंपरा इन राजपूत गोत्र में शामिल थी। नेक्स्ट है स्थानांतरीय कृषि। और आप समझ सकते हैं कि इसे आप ज्योग्राफी में भी आपने पढ़ा होगा, झूम कृषि, स्थानांतरीय कृषि। तो चलिए हम इसे डिटेल्स में जानते हैं। देखिए, किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा जाता है, फिर उसे जलाया जाता है, उसकी राख में ही फसल को बो दिया जाता है या फिर कह सकते छींट दिया जाता है। तो जब यह जमीन अपनी उर्वरता को खो देती है, फसल जब हो जाती है, फिर वो ज़मीन जो है वो बंजर तरह की हो जाती है, तो लोग क्या करते हैं, उस ज़मीन का जो दूसरा टुकड़ा होता है उसे छोड़कर दूसरे भाग पर फिर से इसी तरह से फसल करने लगते हैं। तो इसे स्थानांतरीय कृषि कहा जाता है। इसके कई सारे नाम हैं, आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा झूम कृषि करके। नेक्स्ट है गोंड। तो ये जो जनजाति है इनका निवास गोंडवाना में रहता है। कृषि इनकी स्थानांतरीय रहती है और ये कई छोटे छोटे कुलों में बटे थे। कुल हमने बताया परिवार या समाज जो रहता है वो इनके जो पूर्वज रहते हैं वो एक ही संतान के रहते हैं। तो प्रत्येक कुल का अपना राजा होता है। अकबरनामा में गोंड राज्य में 70,000 गांव थे ऐसा कहा गया है। राज्य गढ़ों में विभाजित थे और गढ़ जो थे वो किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में थे और ये पुनः 84 गांव की इकाइयों में विभाजित थे, जिसे 84 कहा जाता था। जैसे समझ सकते हैं गांव है ना, फिर जो प्रखंड हुआ, जिला हुआ, राज्य, तो इसी तरह ये भी बटे हुए थे। 84 का जो उप विभाजन था वो बरहोतों में इन्होंने किया हुआ था और 12-12 गांव को मिलाकर ये बनते थे। नेक्स्ट है गढ़ कटंगा। तो गोंड जो राजा थे अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी और इनके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा शालवाहन की पुत्री दुर्गावती से विवाह किया था। देखिए, दुर्गावती का नाम हमेशा पूछा जाता है। ये गढ़ कटंगा की रानी रहती है और इनके पुत्र रहते हैं। 5 वर्ष की आयु इनकी रहती है वीर नारायण। तो 1565 में आसिफ खान ये अकबर के कह सकते हैं सेनापति अध्यक्ष रहते हैं। तो इनके नेतृत्व में गढ़ कटंगा पर हमला होता है और दुर्गावती ने इनका बखूबी सामना किया, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है। और देखिए, दुर्गावती के बारे में ऐसा कहा गया कि अगर वो किसी बाघ को, शेर को देख लेती थी तो तब तक पानी नहीं पीती थी जब तक कि उस शेर को मार नहीं देती थी। तो ये पूछा जाता है कि दुर्गावती की कौन थी, तो आप कहेंगे गढ़ कटंगा की ये रानी रहती है। इनके पुत्र रहते हैं जो कि वीर नारायण, 5 वर्ष इनकी उम्र रहती है। इनके पति की मृत्यु हो जाती है और इन पर अकबर ने, आसिफ खान ने
कह सकते हैं कि हमला किया था और इन्होंने काफ़ी बहादुरी से ये लड़ी थी। और फिर क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो मुगलों ने आधे मतलब एक भाग वीर नारायण के चाचा को, मतलब इनके जो पुत्र थे वीर नारायण, दुर्गावती के पुत्र, तो उनकी एक भाग इनके चाचा को मुगल दे देते हैं। बुंदेलों और मराठों के खिलाफ संघर्ष जो था वो असफल रहता है। नेक्स्ट है अहोम जनजाति। इनके बारे में भी काफ़ी आपने सुना होगा कि ये अहोम जो है म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में ये बसे थे और 16वीं सदी में चुटियो 1523 को छाजो 1581 के राज्य को अपने राज्य में ये मिला लेते हैं। आग्नेय अस्त्र का ये इस्तेमाल इन्होंने किया था और 1660 में बारूद तोपों का निर्माण कार्य में ये सक्षम हो गए थे। मतलब अहोम जो जनजाति थी वो काफ़ी कुशल थी। इन्होंने बारूद, तोप, आग्नेय अस्त्र इन सभी को बनाया था, सक्षम हो गए थे, जानकारी इन्होंने रख ली थी। नेक्स्ट है मुगल आक्रमण। तो देखिए 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में हमला अहोम पर किया जाता है और ये जो था औरंगजेब के समय रहता है। देखिए जो गढ़ कटंगा है उन पर अकबर के समय में अकबर ने कह सकते हैं हमला किया था, लेकिन जो अहोम है, ठीक है, तो उस पर आक्रमण होता है मुगलों का ही, लेकिन औरंगजेब का समय आ जाता है। तो अहोम राज्य पराजित होते हैं और राज्य जो है वो बेगार पर आश्रित हो जाता है, जिसे पाइक कहा गया है। और सभी वयस्क पुरुष जो थे वो युद्ध के दौरान सेना सेवा प्रदान करते थे, ऐसा नियम था। और बांध सिंचाई व्यवस्था कार्य में जुटे थे। चावल की खेती के लिए नए तरीके लाए गए और जो समाज था वो कुल में तो विभाजित था, लेकिन उसे कहा गया खेल, ठीक है। कुल में विभाजित था तो उसे खेल कहा गया। शिव सिंह जो थे 1714 से 44, ये हिंदू धर्म प्रधान वहाँ का ये बन गए थे। नेक्स्ट है बुरंजी। तो ये ऐतिहासिक कृतियों में पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया। बुरजी ऐतिहासिक कृति है। नेक्स्ट है मंगोल। तो मंगोल के बारे में तो आप जानते हैं, ये मध्य एशिया के घास के मैदान जो है स्टेपी और थोड़ी उत्तर के वन प्रांतों में ये बसे थे। और 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजाति को सैन्य बल में बदला था। चंगेज खान आप जानते हैं, जो हमने पढ़ा भी था कि बाबर माँ की तरफ से चंगेज खान है ना, उनसे संबंधित था। और मुगल जो थे वो माँ की तरफ से चंगेज खान के वंशज रहते हैं। इनके साम्राज्य में रूस, पूर्वी यूरोप, चीन, मध्य पूर्व ये सभी शामिल थे। जब आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी सारे प्रश्नोत्तर मिलान ये सभी करने हैं। यहाँ पर मैंने कुछ को बना दिया है। तो गढ़ में आप मैच करेंगे गढ़ कटंगा को, टांगा में कारवा को, श्रमिक पाई कहा गया है, कुल का मतलब है खेल, है ना। नेक्स्ट है शिव सिंह। तो ये अहोम राज्य के थे, वहाँ का ये प्रधान बन गए थे, हिंदू धर्म का इन्होंने प्रधान कहा गया। नेक्स्ट है दुर्गावती। तो ये इनका मिलान आप 84 से करेंगे। तो इस तरह से जो हमारा अध्याय 7 है आज यहीं पर समाप्त होता है और नेक्स्ट पार्ट में हम अध्याय 8 को पढ़ेंगे, चैप्टर 8 को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।